Good morning students of MSc 4th semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I will discuss about the prevention, about the intrinsic causes diseases. जैसा कि हमने पढ़ाया था, इसके पहले डिस्कस हुआ था इंट्रिंसिक काजेज डिजीज़ में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो रोग हो जाते हैं फिशेस के अंदर, यही टॉपिक चल रहा था इंट्रिंसिक काजेज डिजीज़, जिसमें हाउ मेनी टाइप ऑफ डिजीज़ वाज कंडक्टेड हियर, ये आपने पढ़ा था। लेकिन इसमें प्रिवेंशन, इनके बचाव के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, ये रह गया था। प्रिवेंशन इसका बचा हुआ था, तो प्रिवेंशन पर अब आज जो है हम अपना फोकस कर रहे हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द इंट्रिंसिक काजेज डिजीज़। प्रिवेंशन में क्या होता है, क्या करना होता है इस रोग से बचने के लिए, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर दिस ponds must be hygienically maintained and some prophylactic measures should be taken। तो इंट्रिंसिक काजेज डिजीज़ से बचने के लिए कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर की वजह से जो डिजीज़ फिश में हो जाते हैं, उससे बचाव के लिए, उससे सुरक्षा के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, प्रिवेंशन यानी रोकथाम, इसके लिए हमें क्या करना है। तो इसके लिए फॉर दिस, इसके लिए पॉन्ड्स मस्ट बी हाइजेनिकली मेंटेन्ड। पॉन्ड को, जिस पॉन्ड में फिश कल्चर किया जा रहा है, उसको जो है कि पूरी तरह से साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। हाइजेनिकली यानी कि स्वच्छता मेंटेन रखना, स्वच्छता रखना ज़रूरी है। एंड सम प्रोफाइलैक्टिक मीजर्स शुड बी टेकन। अब कुछ जो है सावधानियों के जो पैमाने हैं, जो तरीके हैं, वो करना ज़रूरी है। क्या करना चाहिए वो यहाँ पे दिया है। तो सम प्रोफाइलैक्टिक मीजर्स शुड बी टेकन। ये जो प्रोफाइलैक्टिक मीजर्स है, जो रूल रेगुलेशन, जो नियम बनाए गए इसके लिए, ये इसको जो है कि लेना ज़रूरी है, यानी ऐसा करना ज़रूरी है। वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हेडिंग दी जाती है हाइजेनिक मेंटेनेंस। किस तरह से हाइजेनिक मतलब किस तरह से स्वच्छ, साफ, किस तरह से पॉन्ड को रखना है, सफाई रखने का कैसे, क्या करना है, किस तरह से सफाई रखी जाए। तो इसमें हमें कई पॉइंट दिए गए। द फॉलोइंग स्टेप्स आर जनरली रिकमेंडेड। इसमें कुछ जो है जनरल, सामान्य रूप से कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको करना है, देखना है। फर्स्ट है, फिश पॉन्ड मस्ट बी पीरियोडिकली ड्राइड एंड देन रिफिल्ड विद एबंडेंट वाटर ऑफ गुड क्वालिटी। फिश पॉन्ड मस्ट बी पीरियोडिकली ड्राइड, यानी फिश पॉन्ड जिसमें फिश कल्चर की जा रही है, उस पॉन्ड को पीरियोडिकली यानी कि एक एक दो महीने बाद, तीन महीने बाद, यानी पीरियड बाई पीरियड, कुछ समय बाद इसको सुखाना ज़रूरी है। फिश पॉन्ड मस्ट बी पीरियोडिकली ड्राइड, यानी इसको सुखाना, पानी मतलब उसमें से पानी को निकालना ज़रूरी है। पॉन्ड को बीच बीच में एक पीरियोडिक समय के हिसाब से उसको जो सुखाना, ड्राइड करना, सुखाना ज़रूरी होता है, यानी पानी निकाल देना ज़रूरत। एंड उसके बाद जो सूखने के बाद जब पॉन्ड सूख जाता है कुछ दिनों तक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एंड देन रिफिल्ड विथ एबंडेंट वाटर ऑफ गुड क्वालिटी। उसके बाद फिर उस तालाब को, यानी उस पॉन्ड को जो है कि खूब अच्छे क्वालिटी के पानी से खूब अधिकतर भर दिया जाता है। एंड देन रिफिल्ड विथ एबंडेंट वाटर ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के पानी से उस पॉन्ड को भर देना होता है। तो इस तरह से ये पहला स्टेप है। दूसरा है, फिश पॉन्ड शुड बी वेल मेंटेन्ड टू अवॉइड सिल्टिंग एंड टू कंट्रोल वीड्स। अब दूसरे स्टेप पे क्या करते हैं कि जिस पॉन्ड में कल्चर किया जा रहा है, उस पॉन्ड में ये देखना ज़रूरी होता है कि उसमें सिल्ट, यानी जैसे पानी होगा तो वहाँ पे धीरे धीरे बालू जैसा नीचे जम जाता है, यानी सिल्टिंग हो जाती है। जैसे बालू और मिट्टी मिक्स हो करके एक इस तरह के स्ट्रक्चर, कीचड़ बना लेते हैं, जिसको सिल्ट कहते हैं। तो उसमें सिल्ट जो है कि न होने पाए, इसको बार बार अवॉइड करना पड़ता है कि पॉन्ड में जो है कि सिल्टिंग न होने पाए। फिश पॉन्ड शुड बी वेल मेंटेन्ड टू अवॉइड सिल्टिंग, यानी कि सिल्ट से को अवॉइड किया जाए मेंटेन करने के लिए पॉन्ड को। एंड टू कंट्रोल वीड्स,
और ये देखा जाए कि उस पांड में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो वीड्स होते हैं, वो जो है कि खरपतवार जो है कि उस पांड में न होने पाएँ, न रहने पाएँ। तो ये देखा जाता है। थर्ड स्टेप क्या है इसका, ओवर फीडिंग शुड बी अवॉइडेड, यानी उस पर जो खाने के लिए जो मछलियों को जो चारा दिया जाता है, वो चारा जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए। ओवर फीडिंग शुड बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, इसको जो है कि नज़रअंदाज करना चाहिए, ज़्यादा खाने पीने का मटेरियल नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हाई स्टॉकिंग डेंसिटी शुड बी अवॉइडेड, यानी एक पांड में हाई स्टॉकिंग डेंसिटी ना हो, यानी कि फिशेस की मात्रा, उस एक पांड में फ़िश की जो मात्रा बताई गई, जितने फ़िश होनी चाहिए उसी हिसाब से फ़िश रखना चाहिए, जो इसका रूल है। ये नहीं कि पता चला कि डेंसिटी को ध्यान में न रख के उसमें ओवर क्राउडिंग हो जाए फ़िश का। ज़्यादा फ़िश अगर एक पांड में होंगे तो वो भी नहीं ठीक है, उससे जो है कि इस रोग यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कहीं न कहीं से प्रभावित होगा और फिर वो वाटर पोल्यूटेड होगा, फिर उसके बाद वो फिश को नुकसान पहुंचाएगा, डिजीज़ होगा। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना है कि हाई स्टॉकिंग डेंसिटी शुड बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट, फिश पॉन्ड शुड बी फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, और जो जिसमें फ़िश कल्चर किया जा रहा है उस पॉन्ड को यानी फिश पॉन्ड को जो है कि पोल्यूशन से फ्री रखा जाए, पोल्यूशन से स्वतंत्र रखा जाए, यानी उसमें पोल्यूशन किसी भी तरह की का प्रदूषण उस पांड में, फिश पांड में नहीं होना चाहिए। न तो उसमें वाटर पोल्यूशन होना चाहिए, न कोई रेडियोएक्टिव पोल्यूशन होना चाहिए, न किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एंट्री ऑफ वाइल्ड फिशेज मस्ट बी चेक्ड, एंट्री ऑफ वाइल्ड फिशेज मस्ट बी चेक, जैसे जब हम फिश पॉन्ड बनाते हैं जिसमें फ़िश कल्चर करते हैं तो उसमें एक सेलेक्टेड फ़िश डालते हैं, उन्हीं का कल्चर कराते हैं, उन्हीं को ग्रो कराते हैं। लेकिन उसके अलावा जो वाइल्ड फिशेज़ हैं, जैसे जो बह के कहीं से चली आती हैं या कहीं से नदियों में से, तालाब में से कहीं से मतलब कि चली आती हैं, वाइल्ड फिशेज यानी नेचुरल वे जो फिशेज हैं, जो आपने नहीं डाला है उसके अलावा दूसरी फिशेज उसमें अगर आ जाती हैं तो वो ठीक नहीं है, इसको रोकना है। ऐसे फिश उस पांड में नहीं आने चाहिए किसी तरह से, क्योंकि जो फिश कल्चर कर रहे हैं तो एक तरह के फिश डाले हैं तो वही कल्चर होना चाहिए, दूसरे तरह के फिश उसमें यानी वाइल्ड फिशेज उसमें नहीं आना चाहिए, यानी उसे रोकना चाहिए। इसको बहुत ध्यान रख करके। नेक्स्ट, री स्टॉकिंग ऑफ फिश पॉन्ड्स विथ अनहेल्दी और सब क्वालिटी एग्स एंड यंग फिशेज मस्ट बी प्रिवेंटेड। रीस्टॉकिंग रिस्टॉकिंग ऑफ फिश पॉन्ड्स विथ अनहेल्दी और सब क्वालिटी एग्स, यानी कि जो फिश कल्चर की जा रही है जिस पॉन्ड में, वहाँ पे अनहेल्दी एग नहीं होना चाहिए, यानी स्वस्थ एग, फिश के एग होना चाहिए, और वहाँ पे सब क्वालिटी वाले एग नहीं होना चाहिए, यानी अच्छी क्वालिटी के एग होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के जो है कि अच्छे स्वास्थ्य वाले एग फिश एग होना चाहिए, उन्हीं को स्टॉक करें। एंड यंग फिशेज मस्ट बी प्रिवेंटेड, और जहाँ पे एग हों वहाँ पर यंग फिश को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे यंग जो ऐसे फिश होती हैं जिसमें एग होते हैं यानी प्रेग्नेंट होती हैं यानी ब्रूडिंग कंडीशन होती हैं, तो जिस पांड में ऐसे फिश हो उसमें यंग फिश को नहीं डालना चाहिए, रोक देना चाहिए। यंग फिशेज मस्ट बी प्रिवेंट यानी रोकना, मतलब रुकावट कर देना चाहिए, यानी यंग फिश उसमें नहीं डालना चाहिए। द हेल्थ ऑफ गिल्स मस्ट बी पीरियोडिकली चेक्ड इन रैंडम सैंपल्स, द हेल्थ ऑफ गिल्स मस्ट बी, क्योंकि जो फिशेज में गिल्स पाई जाती हैं उनके गिल्स को देखने से पता लग जाता है कि फिशेज रोगी हैं कि नहीं। वाटर क्वालिटी की वजह से सबसे पहले अगर फिश में कोई चीज़ चेंज होता है तो वो उसकी गिल होती है, अगर गिल स्वस्थ है, अच्छा है, तो समझिएगा फिश स्वस्थ है। इसलिए समय समय पर पीरियोडिक कंडीशन में महीना 2 महीना 3 महीना पे उस पॉन्ड के जो है कि जो फिश हैं उनके गिल को चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वो जो है कि अचानक रैंडम सैंपल लेकर के, जैसे कहीं से कोई फिश पकड़ा एक जगह से, वो देख लिया उसका गिल कैसा है, अच्छा है, उस पानी में डाल दिया, फिर कहीं गया, कहीं दूसरे कोने में गया, वहाँ से देख लिया। इस तरह से जो है कि फिश के गिल को हम बराबर चेक करते रहना चाहिए। द हेल्थ ऑफ गिल्स मस्ट बी पीरियोडिकली चेक्ड इन रैंडम सैंपल्स, कहीं से भी पांड में से कोई एक फिश ले करके
2-4 फिश लेकर के उसका जो अचानक जो है उसके गिल को देखना चाहिए। अगर गिल स्वस्थ है तो समझिएगा फिश वहाँ फिश पॉन्ड में, जो उस पॉन्ड में जो कल्चर किए जा रहे हैं फिश हैं वो स्वस्थ हैं। और अदरवाइज़ अगर फिश में कहीं से परिवर्तन है, कहीं से जो है कि कुछ अनहेल्दी दिख रही हैं, तो तुरंत जो है अटेंशन में आ जाना चाहिए और फिर वहाँ के जो भी रूल रेगुलेशन के हिसाब से फिर उसमें जो करना है उसे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हाइजेनिक मेंटेनेंस में हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे हाइजेनिक कंडीशन हैं। टू हेल्थ ऑफ गिल्स मस्ट बी पीरियडिकली चेक्ड इन रैंडम सैंपल। ये वही चीज़ है, 2 बार यहाँ पे लिखा जा चुका है। नेक्स्ट है टू फ्रीक्वेंट हैंडलिंग ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉन्ड फिशेज शुड बी अवॉइडेड। यानी कि हाथ से मछलियों को ज़्यादा बार बार पकड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि जब भी तालाब में पकड़े मछलियों को बार बार हाथ में लें फिर उसके बाद फेंकें। यानी कि टू फ्रीक्वेंट हैंडलिंग, यानी जो कि बराबर जो है कि हाथ से उसे बार बार नहीं पकड़ा जाए। ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉन्ड फिशेज, पॉन्ड में पाली जाने वाली फिशेज को बार बार यहाँ से वहाँ इनको ना ट्रांसफ़र करें ना तो उसका ट्रांसपोर्ट करें। शुड बी अवॉइड, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इन सबों को, ये सब हरकत, इस तरह की जो बातें नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ कहीं न कहीं से इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से फ़िश पर प्रभाव पड़ेगा, फ़िश अनहेल्दी होंगी और आपका जो इकोनॉमी है फ़िश कल्चर का वो नुकसान जाएगा। एज सून द ऑनसेट ऑफ एनी डिजीज़ इज़ नोटिस्ड, अगर पता चल जाए, जितनी जल्दी किसी डिजीज़ या रोग का पता चल जाता है तो उतना अच्छा है। एज सून द ऑनसेट ऑफ एनी डिजीज़ इज़ नोटिस्ड, जितनी जल्दी पता चल जाए किसी डिजीज़ को कि फिश को डिजीज़ हुआ है, रोग हुआ है। द सीरियसली अफेक्टेड फिश, जो फिश सीरियसली अफेक्टेड हैं या ज़्यादा बीमार है उनको मोरिबंड फिश और द डेड वंस मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम पॉन्ड्स। अगर पता चले कोई डिजीज़ का पता चल जाए या कोई बहुत सीरियस इफेक्टेड फिश है वो, या जो है कि कोई डेड फिश है या इंजर्ड फिश है, रोगी फिश है या कहीं से उसे खतरा महसूस हो रहा, ऐसे फिश को जो है कि पॉन्ड में से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको पॉन्ड में से निकाल देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पॉन्ड की जितनी मछलियाँ हैं, क्योंकि कहा जाता है, कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है। अगर एक रोगी फिश है पॉन्ड में तो सारे फिश को जो है कि वो जो रोगी बना देगी। प्रोफाइलैक्टिक मीजर्स मस्ट बी टेकन टू डिसइंफेक्ट द पॉन्ड्स एंड गियर्स। अगर इस तरह के कंडीशंस कहीं दिखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि सीरियस कोई रोगी हो गई फिश, तो उसे उसके रोगी फिश मतलब पॉन्ड पता चल गया कि बीमार है, तो उसके लिए प्रोफाइलैक्टिक मीजर्स मस्ट बी टेकन टू डिसइंफेक्ट द पॉन्ड्स एंड गियर्स। यानी कि अगर पॉन्ड में इस तरह के कोई फिश हैं, 2-4 मतलब हैं, तो अब उसमें बढ़ने की संभावना है कि और फिश खो जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, यानी उसके इन्फेक्शन को, एक फिश के इन्फेक्शन से दूसरे फिश इन्फेक्ट न होने पाएँ, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए जिसे प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, जो है कि बचाव का, जैसे कि बचाव का कार्य करना है प्रोफाइलैक्सिस। यानी हमें जो है क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या जो है कि सुझाव है, ये आपके सामने दिए जा रहे हैं कुछ। द फॉलोइंग मीजर्स हैव बीन फाउंड इफेक्टेड, द फॉलोइंग मीजर्स हैव बीन फाउंड इफेक्टेड। अब यहाँ जो कुछ जो है कि मीजर्स हैं, कुछ पैमाने हैं, कुछ रूल रेगुलेशन प्रोफाइलैक्सिस के दिए जा रहे हैं, जो करना है ऐसे फिश के लिए, बचाव के लिए कि फिश स्वस्थ रहें, उसके लिए जो रूल है वो आपके सामने दिए रहे हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है द नेट्स एंड अदर फिशिंग टूल्स मस्ट बी रूटीनली डिसइंफेक्टेड विथ बेंजोल कोनिम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ अबाउट 100 mg पर लीटर स्टन। यानी जिस नेट से, जैसे जिस जाल से हम मछलियाँ पकड़ते हैं, या जो औजार, जो टूल्स हैं हमारे पास, जो औजार हैं फिशिंग के, फिशिंग टूल्स हैं, इन जिनसे फिश पकड़ते हैं, नेट से या जो उससे संबंधित जो औजार हमारे पास हैं, उसको नियम से, रूटीनली, यानी नियम के हिसाब से जो है कि उनको डिसइंफेक्टेड करना ज़रूरी है। यानी कि उनको हम जो है कि जैसे
जो सैनिटाइज करते हैं किसी चीज़ को, उसी तरीके से इसको हमें उसको बराबर जो है कि इन्फेक्टेड करना है। यानी कि अगर आप पता चला कि मछली पकड़ के लाए, फिर उसी तरह रख दिया, फिर उसको लेकर नेट जाल में गए, पांड में पकड़ने लेते, अगर उस नेट में या उस टूल्स में, आपके फिशिंग टूल्स में अगर कोई वायरस बैक्टीरिया अगर लगा हुआ है तो फिर पूरे पांड को फिर जो है कि वो इन्फेक्ट कर देगा। इसलिए उसको हाइजीन करने के लिए, यानी उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए, उसको सैनिटाइज करने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए जो है बेंजोल कोनिम क्लोराइड सोल्यूशन ये ले लेते हैं इस सोल्यूशन में। और एक इसका नियम है कि 100 ग्राम 100 mg पर लीटर, 1 लीटर में 100 ग्राम बेंजोल कोनियम क्लोराइड डाल करके एक सोल्यूशन बना लेते हैं। और फिर उसमें ये नेट को या फिशिंग टूल्स को डाल देते हैं, कुछ देर तक डाल के उसको रख देते हैं, जिससे कि वो पूरी तरह से वो साफ़ हो जाए। फिर उस नेट को, उस फिशिंग टूल्स को प्रयोग करेंगे मछली पकड़ने में। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कहीं न कहीं से पांड में जो फिश कल्चर आप कर रहे हैं वो कहीं न कहीं से डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट जो नियम है, क्या करना है, द रूटीन वे, नियम से, यानी रूटीन वे मैंने नियम से, व्हेन पांड्स आर ड्राइड पीरियोडिकली, जब पांड को हम पीरियोडिकली यानी समय समय पर, जो जैसे अभी ऊपर चर्चा की गई कि ड्राई करते, सुखाते हैं, पानी सब निकाल लेते हैं। ईच टाइम, जब भी हम पानी निकालें यानी पांड को सुखाएं तो क्या करें, ईच टाइम दे शुड बी डिसइंफेक्टेड विद क्विकलाइम बिफोर वाटर इनफिल्ड। यानी कि जब हम पांड को सुखाते हैं तो उसी समय, सुखाते समय फिर हमको पांड को क्या करना है, उसको सही रखने के लिए पानी, उसके बाद अच्छी क्वालिटी का पानी भरना होता है। लेकिन उस पानी को भरने से पहले हमें क्या करना होता है, क्विक लाइम, यानी कि उसमें जो है कि नमक जो है, नमक का घोल डालना चाहिए डिसइंफेक्टेड करने के लिए, यानी कि पांड हमारा इन्फेक्टेड ना हो, इसके लिए थोड़ा कुछ या लाइम, यानी कि वो क्विक लाइम, मतलब जैसे ये चूना हो तो कुछ चूना डाल देना चाहिए, कुछ नमक डाल देना चाहिए, थोड़ा बहुत वो फेंक देना चाहिए, जिससे कि वो पांड जो है उसे जब तक सूखा रहता है उसी समय, फिर उसके बाद जब कुछ दिन तक वो उसमें काम कर जाता है तो फिर उसमें पानी, अच्छी क्वालिटी का पानी भर देना चाहिए। तो ये करना चाहिए। क्विक लाइम मतलब होता है कि अच्छे क्वालिटी का चूना उसमें डाल दिया जाए, तो वो जो है कि पानी वहाँ की साफ़ सुथरी पड़ी रहती है। वाइल द बॉटम इज़ स्टिल वेट, यानी कि जब पांड को जब सुखाते हैं तो पानी सब निकाल लेते हैं, तो कुछ दिनों तक उसका जो बॉटम होता है यानी तल होता है वो भीगा रहता है यानी गीला रहता है। वाइल द बॉटम इज़ स्टिल वेट, जब तक उसका जो है कि तल जो है पांड का गीला है, ए स्प्रेड, उसमें छिड़कना होता है, ए स्प्रेड ऑफ 200 किलोग्राम ऑफ द क्विक लाइम पर हेक्टेयर ऑफ बॉटम इज़ लेड, यानी कि जब तक जैसे पानी निकाल दिएगा पांड का और वो जो है कि अभी गीला है उसका बॉटम, तो उसमें क्या करें, 200 ग्राम जो है कि क्विक लाइम, यानी कि वही अच्छे क्वालिटी का चूना, 200 ग्राम पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम मतलब 2 कुंटल हुआ, यानी 1 हेक्टेयर में 2 कुंटल, 100 किलोग्राम का 1 कुंटल, 2 कुंटल जो है कि पर हेक्टेयर के हिसाब से उसमें चूना जो है कि पांड में फेंक देना चाहिए, जब उसका बॉटम अभी गीला ही हो उसमें डाल देना चाहिए। फिर धीरे धीरे बॉटम सूखेगा ही, अब बॉटम इज़ लेड यानी डाल देना चाहिए, एंड देन सम वाटर इज़ अलाउड टू गिव ए मिल्की लेयर, और उसमें थोड़ा सा पानी और हल्का सा डाल दें, जिससे कि उसको उस पांड के ऊपर जो गीलापन है उसमें चूना आपने डाल दिया, तो वो जब पानी डाल देंगे थोड़ा सा तो वो पूरा मिल्की लेयर जैसे लगेगा कि दूधिया कलर हो जाएगा, मिल्की लेयर हो जाएगा। तो उससे होता है कि आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक वैसे छोड़ देंगे, यानी चूना डाल के हल्का सा पानी डाल के, यानी कि पूरे पांड में वो मिल्की लेयर बन जाएगा। आफ्टर 2 वीक्स द मिल्की वाटर ऑफ द पांड इज़ ड्रेन्ड आउट, 2 हफ्ते छोड़ देंगे तो 2 हफ्ते में जो है जो मिल्की वाटर उसमें दिखाई दे रहा था चूना डालने से, वो क्या होता है, ड्रेन्ड हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा, यानी वाष्पित हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बॉटम ड्राइड, फिर उसके बाद बॉटम सूख जाता है उसका पांड का, एंड देन रीफिल्ड विथ फ्रेश वाटर, और फिर उसमें साफ़ सुथरा पानी उसमें भर देते हैं। द वाटर शुड फॉल फ्रॉम द वाटर इनलेट इनटू द पॉन्ड बिलो, द वाटर शुड फॉल फ्रॉम द वाटर
इनलेट इनटू द पॉन्ड बिलो। यानी जब उसमें पानी भरेंगे तो ज़्यादा पूरा शुरू में इकट्ठा पूरा पानी नहीं भर देंगे, थोड़ी मतलब पॉन्ड खाली ही हो उतना पानी उसमें भरते हैं। सो दैट द वाटर मिक्सेज विथ ऑक्सीजन, क्योंकि पूरा लबालब भर देंगे तो उसमें ऑक्सीजन जो है पूरा मिक्स नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा जगह छोड़े रहेंगे पॉन्ड में, यानी पूरा लबालब नहीं भरेंगे तो उसमें ऑक्सीजन पानी में मिक्स हो जाएगा। सो दैट द वाटर मिक्सेज विथ O2 ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज इट फॉल्स इनटू द पॉन्ड, क्योंकि पॉन्ड में अगर 1-2 फुट अगर खाली जगह है जिसमें पानी अपने पूरा लबालब नहीं भरा खाली, तो उसमें क्या होता है ऑक्सीजन भर जाएगी, यानी कि वो पॉन्ड में ऑक्सीजन की भी मात्रा अच्छी हो जाएगी। तो उससे क्या है कि वो हमारा पॉन्ड बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो ये इसके रूल रेगुलेशन है। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, टू मेट आउट ऑक्सीजन डिप्लीशन इन पॉन्ड वाटर। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पॉन्ड में जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा डिप्लीट ना हो, यानी कम ना हो, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो तो इसके लिए जो है क्या करना है, फिश फार्मर्स आर एडवाइज्ड टू स्टायर द वाटर विथ पोल्स, मतलब कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो, डिप्लीशन ना हो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें एक पोल, यानी पोल हो या खंभा हो या कोई बांस ऐसा ले लेते हैं, उससे पानी को स्टायर करें, यानी हिलाएं, पानी को हिलाएं, जैसे पानी में पानी को बांस से हिला देंगे तो उसमें ऑक्सीजन आके मिक्स हो जाएगी। कुछ समय समय पर ऐसा करते रहना चाहिए। सम पॉन्ड ओनर्स यूज़ आर्स टू स्टायर द वाटर, कुछ ऐसे जो पॉन्ड ओनर हैं, यानी पॉन्ड में फिश कल्चर करने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि पतवार रखते हैं, आर मतलब पतवार होता है, AOR और, यानी पतवार जैसे कुछ ऐसे रखे रहते हैं कि उसको पानी को हिला देते हैं। अदर ओनर्स, कुछ और जो ओनर होते हैं जो पॉन्ड वाले, वो क्या करते हैं, अदर ओनर्स रन स्मॉल मोटर्स टू बबिल द वाटर इन द फिश पॉन्ड, कुछ ऐसे जो फिश फार्मर हैं वो छोटा मोटर लगा देते हैं और उसमें मोटर से जब मोटर स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है कि वाटर का बबिल जो है उसमें बनने लगता है, तो उससे जो है कि हवा भर जाती है, फिर फिश पॉन्ड में एयर भर जाता है, यानी मैंने ऑक्सीजनेटेड वाटर हो जाता है। तो यानी कि किसी ने तो वाटर के पॉन्ड के वाटर को हिलाते रहना चाहिए, चाहे पोल से बांस से हिलाइए, चाहे उसे जो है कि किसी पतवार टाइप के चीज़ों से हिलाइए, या जो है कि उसे मोटर से जो है कि बबिल उसमें भरिए, यानी कि ऑक्सीजन बराबर एयर में होना चाहिए, क्योंकि स्थिर पानी जो होता है जहाँ का, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। पानी जब बराबर हिलता रहता है तो उसमें जो है कि ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट जो इसका वो है, ponds having fish and threatened with disease outbreak may be disinfected with either KMNO4 1000 gram per 200 liters or benzol conium chloride solution 600 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि अगर डिजीज़ से बचने के लिए कि हमारे पॉन्ड में, फिश पॉन्ड में कहीं से जो है कि डिजीज़ ना हो, अगर डिजीज़ हो भी जाता है तो उससे बचने के लिए क्या करना होता है, डिसइंफेक्टेड करने के लिए क्या करते हैं, KMNO4 यानी कि 1000 ग्राम पर 200 लीटर पानी में 1000 ग्राम KMNO4 डाल करके एक घोल बना लेते हैं, उसको पॉन्ड वाटर में डाल देते हैं। या तो ऐसा करेंगे तब हमारा जो है कि पॉन्ड डिसइंफेक्टेड होगा, या तो दूसरा जो तरीका और बेंजोल कोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या तो ये डालें सॉल्यूशन, कितना 600 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 600 ग्राम जो है कि बेंजोल कोनियम क्लोराइड डाल के सॉल्यूशन बना लेते हैं, या तो इसको जो है कि पॉन्ड में डाल दें, यानी दो तरह का सॉल्यूशन इसके अगर बना के डाल देते हैं एक नियम से, तो हमारा पॉन्ड जो है कि डिसइंफेक्टेड हो जाएगा और जो है कि साफ़ सुथरा रहेगा, डिजीज फ्री हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है इसमें जो प्रोफाइलेक्सिस है, फिशेज बिफोर दे आर स्टॉक्ड, फिशेज बिफोर
दे आर स्टॉक, यानी कि फिश को किसी पॉन्ड में स्टॉक करने से पहले, किसी फिश में अगर किसी पॉन्ड में फिश को स्टॉक कर रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है, मे बी गिवन ए साल्ट बाथ, यानी कि वो उसे फिश को जो है साल्ट बाथ में, साल्ट के सॉल्यूशन में उसे डुबा के निकाल देते हैं, यानी नहला देते हैं, डुबा देते हैं। मे बी गिवन साल्ट बाथ, यानी फिश को स्टॉक करने से पहले नमक के घोल में उसे एक बार डुबा डुबा के निकाल लेते हैं। विच विल नॉट ओनली गेट रिड themselves ऑफ एनी एक्टोपैरासाइट, यानी इससे क्या होता है कि जो फिश के ऊपर स्किन पर जो एक्टोपैरासाइट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिया, अगर कोई पैरासाइट फिश के ऊपर है तो उस नमक के घोल से क्या होता है कि वो मर जाएगा या तो भाग जाएगा। तो इससे जो है कि वरना अगर आप वैसे ही कहीं स्टॉक कर दिए फिश को तो एक पे जो पैरासाइट है वो पैरासाइट किसी दूसरे फिश पे चला जाएगा, सारे फिश इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए नमक के घोल में डुबा करके तब उसे हटाते हैं, उसे स्टॉक करते हैं। बट विल आल्सो मेक देमसेल्व्स वुल्नरेबल टू फ्यूचर अटैक्स, यानी ऐसा करते हैं तो पैरासाइट का अटैक नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आगे चल के फ्यूचर में पैरासाइट का अटैक हो जाएगा, यानी फिश स्टॉक जहाँ कर रहे हैं सारे फिश इन्फेक्ट हो जाएंगे। फॉर कार्प्स द कॉमन डोज इज 1.5 किलोग्राम ऑफ NaCl in 100 liters of water for 1 to 2 hours under good एरेशंस, यानी कि अगर कार्प को स्टॉक करना है, कार्प फिश के लिए, क्योंकि कार्प ज़्यादा फिश बिकती हैं और ज़्यादातर जो है इसे इसका यूज़ होता है, तो अगर इसके लिए ख़ास तौर से फॉर कार्प्स द कॉमन डोज, इसके लिए जो डोज है क्या कितना है 1. यानी 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलो नमक जो है कि इन 100 लीटर 100 लीटर पानी में ये 1.5 किलोग्राम नमक या NaCl डाल देते हैं, इस तरह का सोल्यूशन बना देते हैं और उसी में फिश को डाल देते हैं। कितना देंगे 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे के लिए उसमें डाल देते हैं। अगर डाल देते हैं तो ये जो अंडर गुड एरेशन, तो ये अंडर गुड एरेशन का कंडीशन है, इसमें जो कार्प पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। तो ये जो कुछ भी बताया गया हमने आपको प्रोफाइलैक्सिस में बताया कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से अगर फिक्स कहीं से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, नुकसान पहुंच रहा है, तो उससे बचने के लिए कौन कौन से रोग हैं वो तो हमने पहले की वीडियो में दिया ही था। इस वीडियो में इनसे बचने के लिए, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए या फैक्टर से बचने के लिए, इससे रोग से बचने के लिए जो है कि ये जो है कि प्रोफाइलैक्सिस है और इसके पहले प्रिवेंशन, हाइजीनिक मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें हमने आपको जो है कि डिस्कस किया। अगर ये सब रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर से होने वाले रोग या डिजीज़ से हमारे जो फिश कल्चर की जा रही हैं जो फिशेज बच सकती हैं। तो ये यहीं पर टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट जो है हम टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। डिजीज़ काज्ड बाय पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स एनिमीज़, यानी कि इसके पहले हम आपको ले चलते हैं पीछे, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पढ़ना था आपको एटिकोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ ऑफ फूड फिशेज। तो उसमें हमने पहले बताया था कि जो फिश डिजीज़ है उनके 3 ग्रुप बनाए गए थे, 3 ग्रुप होते हैं। उसमें न्यूट्रिशन डिजीज़ में आपने पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन डिजीज़ वाले उसके बारे में आपने पढ़ा पहले एक वीडियो में। उसके बाद के वीडियो में आपने पढ़ा डिजीज़ है ड्यू टू इंट्रिंसिक काजेज, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो डिजीज़ होते हैं वो आपने पढ़ा। अब इसके बाद जो तीसरा जो डिजीज़ है, जो कैटेगरी है डिजीज़ की, फिश डिजीज़ की, वो है डिजीज़ेज काजेज बाई पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस, यानी फिश में जो पैरासाइट होते हैं, परजीवी या कुछ ऐसे रोगाणु कीटाणु जो होते हैं जिनकी वजह से फिश डिजीज़ होती हैं। ये तीसरी कैटेगरी जो है अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जबकि ये लंबा है, इसमें काफ़ी कुछ इसमें एक वीडियो में हो नहीं पाएगा, लेकिन इसमें जहाँ तक होगा इस वीडियो हम देंगे, उस बाकी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये जो तीसरी टॉपिक है, यानी कि जो कैटेगरी ऑफ द डिजीज़ेज इन फिशेज, थर्ड कैटेगरी जो है वो हम आपको जो है कि डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने। डिजीज़ेज काज्ड बाई पैरासाइट्स एंड पैथोजेन। तो वही जो तीसरी हेडिंग है वो हम आपके सामने इसके बाद जो है कि
स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये है डिजीज़ थर्ड, तीसरा पॉइंट है, तीसरी हेडिंग, डिजीज़ काज्ड बाय पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स। यही एनिमी उसके हैं। इसके पहले आपने अभी जो न्यूट्रिशनल डिजीज़ पढ़ा या उसके पहले जो है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा, तो वो इसके मतलब उस तरह से दुश्मन तो वही है, लेकिन वो नॉन लिविंग है, क्योंकि इफिशियंसी डिफिशियंसी से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, तो वो तो भाई उसके दुश्मन क्या है, अगर उससे हम बचाव नहीं करेंगे तो ऑलरेडी वो होगा ही। लेकिन जो वास्तव में जिनके एनिमीज़, जो हमने इसके पहले हेडिंग में आपने पढ़ा था, कॉमन एनिमीज़ एंड सिम्टम्स तो जो कॉमन दुश्मन है इसके, ये फिश के, ये जो फिश को डिजीज़ करती हैं, वो यहीं पर वास्तव में इसी हेडिंग में आपको डिटेल पढ़ना है। तो क्वेश्चन जैसा भी एग्जाम में बनेगा उस हिसाब से आप एनिमी कहता है, तो सारे जितने एनिमीज़ हो सकते हैं फिश के लिए यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो वही ये टॉपिक है, डिजीज़ेज काज्ड बाय पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स एनिमीज़। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड टॉपिक ऑफ फिश डिजीज़ेज काज्ड बाय पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स, दैट इज़ एनिमीज़। हाउ मेनी एनिमीज दैट अटैक अपॉन द फिशेज। तो उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ मेनी एनिमीज दैट फाउंड इन फिशेज दैट अटैक्स एज फिश डिजीज। तो इसमें जो है कि कई हैं, अब इसके दुश्मन तो कई होंगे, हमने पहले बताया। एनिमीज़ में बैक्टीरियल हैं, वायरस हैं, क्रस्टेशियन है, तमाम ऐसे जिसके दुश्मन हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके पहले हमने जो है कि इसकी भी लिस्ट दिया था, वो भी आपके माइंड में होगा, जो है कि ये कॉमन एनिमीज़ ऑफ फूड फिशेज पहले हमने डिस्कस किया था, कॉमन एनिमीज़ ऑफ फूड फिशेज। तो इसमें हमने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, फ्लूक्स, सिस्टोड, निमेटोड्स, क्रस्टेशियंस, यानी सब मिला जुला के 9 इसे कॉमन एनिमीज़ होते हैं। तो अब यही जो हेडिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी में सारे जो 9 दिखाई दे रहे हैं एनिमीज़, ये सबका जो है जिक्र इसमें आएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है बैक्टीरियल डिजीज़ेज इन फिशेज, यानी बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, ये पहले पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियल डिजीज़ तो जनरल में तो बैक्टीरिया इसके जो है कि वो दुश्मन तो है ही हैं, लेकिन बैक्टीरिया में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच अटैक ऑन द फिशेज, बाय विच डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज डिजीज्ड विथ देम। तो इस तरह से बहुत तरह के बैक्टीरिया हैं, तो बहुत तरह के उनसे होने वाले रोग भी हैं, और उनसे बचने के तरीके भी अलग अलग हैं। एक ही दवा, एक ही तरह का प्रोफाइलैक्सिस या ये चीज़ें तो सबके साथ कॉमन होंगे नहीं, तो ये बदलती रहती हैं। तो यहाँ बैक्टीरिया में लगभग मिला जुला के आपको हम बता दें, लगभग 10 ऐसे बैक्टीरिया हैं, 10 रोग ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। 10 ऐसे रोग हैं, डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो ये कॉमन हेडिंग हो गई, डिजीज काज्ड बाय पैथोजन एंड पैरासाइट्स। लेकिन इसमें फर्स्ट जो है यह हेडिंग है, बैक्टीरियल डिजीज इन फिशेज। फॉलोइंग डिजीजेज आर काज्ड बाय बैक्टीरिया रिजल्टिंग हैवी लॉस टू फिश फार्म्स, यानी बैक्टीरिया से होने वाले जो डिजीज़ हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, और इससे जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है फिश का नुकसान होता है, फिश फार्म का, फिश की खेती करने वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में नहीं क्योर करते हैं, नहीं इसके बारे में जानते हैं, नहीं बचते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज़ तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टेड है, और जो है कि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा, और इससे हम जो है काम भी ले सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है इन्फेक्शियस ड्रॉप्सी। फर्स्ट जो डिजीज़ है बैक्टीरिया से होने वाला फिश में, उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस ड्रॉप्सी। ड्रॉप का मतलब आप जानते हैं कि जैसे ड्रॉप मतलब टपकना या कोई चीज़ बहना जैसे, तो इन्फेक्शन यानी कि बॉडी में इसके नाम से ही ऐसा है कि एक ऐसा इन्फेक्शन है जो वो उससे बहते रहते हैं, या अगर रोग हो जैसे घाव हो जाए उसमें तो कोई चीज़ वो जो है कि निकलता रहता हो, रिसना जिसे कहते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है कि काफ़ी ख़तरनाक होता है, और इससे न बचा गया तो सारे फिश पॉन्ड में सारे जो है कि वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्फेक्शियस ड्रॉप्सी में आप देखेंगे
इट इज़ काज्ड बाय बैक्टीरियम। ये किस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है, इट इज़ काज्ड बाय बैक्टीरियम स्यूडोमोनास पंक्टेटा। स्यूडोमोनास पंक्टेटा नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्शियस ड्रॉप्सी डिजीज़ होता है। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ येलो कलर्ड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ येलो कलर्ड फिल्ड फ्लूइड इनसाइड द बॉडी कैविटी। अब इसमें होता क्या है कि इन्फेक्शियस ड्रॉप्सिंग जो हमने पहले बताया कि जैसे कोई चीज़ कहीं से रिसना, तो जब ये रोग हो जाता है जिस फिश में, तो उसमें होता है कि जो फिश के बॉडी कैविटी में से, फिश के बॉडी इंटरनल बॉडी कैविटी में से जो है कि एक फ्लूइड बाहर आता है येलो कलर का, येलो कलर्ड फ्लूइड फिल्ड फ्लूइड इनसाइड द बॉडी कैविटी। यानी कि फिश के बॉडी के अंदर इस डिजीज़ की वजह से, यानी स्यूडोमोनास पंक्टेटा बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से उसके बॉडी में से पीले कलर का जो कि फ्लूइड बाहर निकलता रहता है, यानी कि भर जाता है बॉडी में, और अगर कहीं से फूटता है तो फिर वहाँ से बाहर जाता है। और उसमें क्या होता है, इस डिजीज़ में इन्फेक्शियस ड्रग्स में क्या लक्षण देखने मिलते, सिम्टम देखिए, स्केल्स प्रोट्रूड्स एंड जो फिश के स्केल्स होते हैं उसके ऊपर जो चोंटा होता है फिश के ऊपर, जो उसके जो स्केल्स होते हैं वो क्या प्रोट्रूड यानी बाहर आ जाते हैं, यानी निकलने लगते हैं। अभी तो बॉडी में सटे रहते हैं लेकिन वो झड़ने लगते हैं, निकलने लगते हैं। स्केल्स प्रोट्रूड एंड एक्सोप्थैल्मिक कंडीशंस प्रोनाउंस इंटेस्टाइनल ड्रॉप्सी। यानी कि स्केल तो झड़ने लगते हैं, बाहर आ जाए, प्रोट्रूड मतलब बाहर आना, स्केल जो है बाहर निकलने लगते हैं, और एक्सोप्थैल्मिक कंडीशन प्रोनाउंस हो जाता है। यानी एक्सोप्थैल्मिक कंडीशन प्रोनाउंस मतलब इंटेस्टाइनल ड्रॉप्सी, यानी इंटेस्टाइन के अंदर ये येलो कलर का जो फ्लूइड होता है वो भर जाता है और पूरा इंटेस्टाइन उसका डैमेज कर देता है, यानी फिश का। व्हेन अल्सर्स अपीयर ऑन द स्किन, और उसके बाद क्या, इसके स्किन पर, फिश के स्किन पर अल्सर यानी घाव दिखाई, मतलब घाव जैसे दिखाई देने लगते हैं, अल्सर दिखाई देने लगते हैं। फिन लेंथन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ बैक बोन टेक्स प्लेस। जो इसके फिन है, फिश के जो फिन पाए जाते हैं वो फिन जो है कि लंबे लंबे हो जाते हैं। फिन लेंथन यानी फिश लंबे हो जाते हैं, फिश के फिन जो लंबे हो जाते हैं। एंड डिफॉर्मेशन ऑफ बैक बोन, और इसका जो बैक बोन है, बैक बोन है रीढ़ की हड्डी, यानी ये इसका जो है जो बैक बोन है नोटोकॉर्ड, यानी वो जो है कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, डिफार्म हो जाता है स्ट्रक्चर, यानी कहीं कहीं से ब्रेक होने लगता है। द डिफार्मेशन, उसका स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। द डिफार्मेशन ऑफ बैक बोन टेक्स प्लेस, यानी कि हड्डियां भी जो है कि सड़ने लगती हैं, एक तरह से डिफार्मेशन होने लगता है। और जब इसके बैक बोन में ये रोग हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, अल्सरेटिव ड्रॉप्सी बोलते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है अल्सरेटिव ड्रॉप्सी, अल्सर हो जाना, यानी कि उसके अंदर फिर वहाँ से वो फ्लूइड, जो पीले रंग का फ्लूइड बाहर आने लगता है। द फिशेज रिस्पॉन्ड मोर कॉमनली बाय जंपिंग, द फिशेज रिस्पॉन्ड मोर कॉमनली बाय जंपिंग। जब ये रोग हो जाता है तो जो है कि जो उसमें जो फिशेज हैं वो जंप करने लगती हैं, यानी कि जो जो इन्फेक्शन से पहले वो उनको प्रॉब्लम होती है तो जंप करती हैं, यानी कि देखेंगे पॉन्ड के अंदर तो बराबर जो है कि मछलियाँ जंप करने लगती हैं, समझिए कि कोई रोग हुआ है। और इस तरह से इससे बचने के जो है इसका जो रिस्पॉन्ड जो देने, द फिशर रिस्पॉन्ड मोर कॉमनली बाय, यानी फिशें जो रिस्पॉन्ड देती हैं, यानी जब ये रोग हो जाता है तो जो लक्षण दिखते हैं, जैसे किसी बुखार है तो कैसा रिस्पॉन्ड देगा, सुस्त रहेगा, चिड़चिड़ापन होगा। उसी तरह से जब ये प्रॉब्लम हो जाता है तो फिशेज क्या जंप करने लगती हैं, यानी बार बार जंपिंग पॉन्ड में दिखती है फिश की। इन्फेक्शियस ड्रॉप्सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड डिजीज़ इन कार्प कल्चर। ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये कार्प कल्चर के लिए बहुत ही भयंकर जो है रोग है, जो है कि बहुत ही डरावनी रोग जिसे कहा जाए, क्योंकि ये रोग जब जिसमें कार्प फिश का कल्चर में अगर ये हो गया तो कितने लागत लगा के जो कार्प कल्चर करते हैं, अगर ये रोग हो गया इन्फेक्शियस ड्रॉप्सी तो सारा पैसा डूब जाता है। तो ये बहुत ही डरने वाला जो एक रोग है, यानी फियर्ड डिजीज़, यानी बहुत भयंकर यानी भयानक रोग। इट इज़ ऑफन conjectured that primary viral infection
इज़ accompanied बाय इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि अगर ये बैक्टीरियल जब इन्फेक्शन हो जाता है, जिस फिश में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद ही उसमें वायरल इन्फेक्शन भी होना शुरू हो जाता है। यानी इसलिए अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अगर क्योर नहीं किया गया तो फिर ये स्थिति बिगड़ करके फिर वायरल जो है कि इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है इसमें। इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो है कि बचना बहुत ज़रूरी है। अब इस इन्फेक्शन से बचने के लिए जो ट्रीटमेंट है वो भी आप सुन लीजिए, देख लीजिए इस डिस्कस में, क्योंकि ये भयंकर रोग है। इससे बचने के 2 तरीके हैं जो बताया गया ट्रीटमेंट में। देखिए, फर्स्ट, रिमूवल एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ फिशेज फॉलोड बाय ड्रेनिंग, ड्राइंग एंड डिसइंफेक्टिंग द फिश पॉन्ड विद क्विक लाइम इज सजेस्टेड टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। पहला जो ट्रीटमेंट है, क्या करना है कि पहली बात तो रिमूवल एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ फिशेज फॉलोड, यानी कि बाय ड्रेनिंग, यानी कि अगर इसमें इन्फेक्टेड फिश हैं जिसमें इनसे हो गया थी, पता चला इस पॉन्ड में ये रोग हो गया बैक्टीरिया, तो सारे फिश को उस पॉन्ड से बाहर कर दीजिए, निकाल दीजिए, या तो पूरी तरह से उस फिश कल्चर को डैमेज कर दीजिए, उसमें से पानी को बाहर निकाल दीजिए, उसको ड्राई कर दीजिए, पांड को ड्राई कर देंगे, पानी को निकाल देंगे, उसको सुखा देंगे, और सुखाने के बाद जो उसमें जो है कि डिसइंफेक्टिंग करेंगे, यानी उसको रोग से मुक्त करने के लिए उस फिश पॉन्ड में क्विक लाइम, यानी कि अच्छे किस्म का जो चूना जो होता है, क्विक लाइम चूने को वहाँ पे पॉन्ड में डाल देंगे। इज सजेस्टेड टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो रोग से बचने का एक तरीका यही है कि इसमें से पानी को निकाल दीजिए, उसको सुखा दीजिए, उसमें फिश निकाल दीजिए और उसमें चूना डाल दीजिए पूरे पॉन्ड में। तो ये पहला तरीका तो ये है। अगर दूसरा तरीका क्या है, द इन्फेक्टेड फिशेज मे बी क्योर्ड बाई ए 2 मिनट्स डिप इन 5 मिलीग्राम पर लीटर KMNO4 सोल्यूशन। तो इस दूसरे तरीके में क्या बताया गया कि जो फिश मान लीजिए रोगी हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली, पता चल गई अर्ली स्टेज में, तो उसको जो है कि 5 मिलीग्राम पर 1 लीटर में 5 मिलीग्राम KMNO4 डाल करके एक सोल्यूशन बना लेते हैं। उसमें जो है कि इन्फेक्टेड फिश को जो है कि 2 मिनट तक डिप करें, डुबा करके निकालें, 2 मिनट उसमें डुबा करके निकाल के रखें। एक तो तरीका। दूसरा है, रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में बी किल्ड बाई अप्लाइंग स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन along with supplementary food और by injecting the severely infected fishes। दूसरा एक तरीका ये है कि ऐसे फिश को में जो फूड मटेरियल जो दिए जाते हैं खाने के लिए, जो फिश को दे रहे हैं उसके फूड मटेरियल में ही सप्लीमेंट्री जो फूड मटेरियल देते हैं उसमें जो है कि कुछ दवा मिला के दिया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को मरने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन या क्लोरोमाइसिटिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसको जो है सप्लीमेंट्री फूड मटेरियल में मिला करके उस पांड में यानी उस फिश को खाने को दिया जाए। तो ये फिश जब इसको खाएंगी तो उससे क्या होता है कि ये रोग से वो बच पाएंगी। बाय इंजेक्टिंग द सीवियरली इन्फेक्टेड फिशेज, यानी कि या तो इसको फूड मटेरियल में खाने को दीजिए, या तो इन तीनों जो हमने बताया कि जो दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इन तीनों का या इनका RR करके दिया गया है, इसका इंजेक्शन जो सीरियस जो इन्फेक्टेड फिश है इसका इंजेक्शन उस फिश को दिया जाए, तो इससे बचाया जा सकता है फिश को और इससे बचा जा सकता है। तो हमने जो है कि अभी ये बैक्टीरियल डिजीज़ आपको जो है कि यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज़ में पहला जो एग्जांपल दिया है इन्फेक्शिया पहला जो डिजीज़ इन्फेक्शिया ड्रॉप्सी, वो जो है कि सीडोमोनास पंक्टाटा से होता है और जो है कि कार्प फिश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, इसका ट्रीटमेंट दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि अब इसी बैक्टीरियल डिजीज़, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ 10 डिजीज़ होते हैं, तभी एक डिजीज़ को हमने डिस्क्राइब किया। अब इसके बाद जो है बाकी डिजीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हाजिर होंगे डिस्कस करने के लिए। ओके।